मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। आज आप लोगों के लिए मैं रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास लेकर आया हूं, यानी अनुपात और समानुपात। देखिए, समानुपात और अनुपात ये क्या है? अगर कोई भी एक भिन्न है x अपॉन y, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x अनुपात y। अनुपात को ये दो बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। समानुपात को 4 बिंदुओं के माध्यम से दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक, ये है क्या कि अगर कोई अमाउंट x है और दूसरा अमाउंट y है, तब इन दोनों का रेशियो जो है वो एक दूसरे का x अपॉन y के रूप में दिखाया जाता है। ठीक, x रेशियो y क्या है? x अपॉन y। एक टर्म आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है कि अगर x बराबर कोई कांस्टेंट y के मल्टीपल में है, ठीक, x इक्वल टू के वाई लिखा है, जहां पर वेयर k क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट है, तब यहां से हम कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब ये होता है कि जिस अनुपात में y को हम बढ़ाएंगे, अगर y की मात्रा हम पहले से 2 गुनी कर दें, तब x भी पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। यानी x डायरेक्टली सीधा सीधा निर्भर कर रहा है y के ऊपर। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अगला टर्म है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक, ये क्या है? अगर x बराबर है k अपॉन y के, जहां पर k क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। ठीक, तब हम ये कह सकते हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अनुपात में हम y को बढ़ाएंगे, ठीक उसी अनुपात में x कम होगा। ठीक, अपोजिट होगा दोनों का। अगर y को हम कम करेंगे तो x बढ़ेगा उसी अनुपात में। जैसे अगर हम y को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दें, डबल कर दें, तब x क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा आधा बचेगा। ठीक, और अगर y को पहले से आधा कर दें तो x क्या हो जाएगा? पहले से डबल हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, पहला नियम, कुछ नियम है इसके रेशियो प्रोपोर्शन लगाने के, वो मैंने सारे नियम इकट्ठे आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग। पहला नियम यह है कि इट डज नॉट चेंज द रेशियो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एंटीसीडेंट। देखिए, एक चीज समझ लें कि एंटीसीडेंट रेशियो की फॉर्म में जब लिखते हैं x अपॉन y, ठीक, तो ये जो ऊपर वाली चीज है ये कहलाती है एंटीसीडेंट, और जो अपॉन में है वो कहलाते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक, अगर अब ये कह रहे हैं कि कोई भी रेशियो x अपॉन y है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब हम b मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर हम भाग करें या मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, किसको? x और y को। ठीक, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी x और y था, इसमें हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x और 2y करते हैं, रेशियो क्या रहेगा? x रेशियो y यही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट से कट जाना है। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेके चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि ABC, अगर a रेशियो v है और ये प्रोपोर्शन में है किसके साथ? C/d के साथ, तब इन सभी में हम ऐसा क्या ऐड करें? सेम नंबर ऐड करें जिससे कि ये प्रोपोर्शन में रहे। तो ये आप समझ लें कि इसमें कुछ भी ऐड करते हैं आप। अगर मान लिया x ऐड किया तो a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स करेंगे, यानी a और b का जो रेशियो था दोनों में हमने सेम नंबर ऐड कर दिया, तब भी ये प्रोपोर्शन में रहेंगे, यानी बराबर रहेंगे किसके? c प्लस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। ठीक, a प्लस एक्स, b प्लस एक्स, c प्लस एक्स एंड d प्लस एक्स सभी क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक, नेक्स्ट रूल हमारा है मिक्स्ड रेशियो। मिश्रित अनुपात क्या होता है? लेट x एंड y और p एंड q दो रेशियो हैं, ठीक, तब px दोनों को मिला दें। देखिए, x अनुपात y एक रेशियो है, p अनुपात q दूसरा रेशियो है, तो पहले टर्म से मल्टीप्लाई करना px और दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना qy। इन दोनों का रेशियो जो निकलेगा ये कहलाता है मिक्स्ड रेशियो। इन दोनों ऊपर वाले दोनों रेशियो का, एक्स वाई और पी क्यू के रेशियो का मिश्रित अनुपात कहलाता है, मिक्स्ड रेशियो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि 2:3 और 1:2 इनका मिश्रित अनुपात बताइए, मिक्स्ड रेशियो बताइए। तो पहले टर्म से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2
अनुपात 3:2 6, इसको अनुपात को हम लिख सकते हैं 1:3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, अगला है रूल नंबर 4, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर हमें 2:3 दिया हुआ है और कहें कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो इन दोनों का डुप्लीकेट रेशियो, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दें आप, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और दोनों का रेशियो निकालना है, तो यही हमारा हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो 4:9, ये डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक, यानी सिंपल बात यह है कि ए और बी का अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, a²:b², बस आंसर। ठीक, द मिक्स रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियोज, मिक्स कर दिया, इक्वल रेशियोज को मिक्स कर दिया है। ए बी था, देखिए ए बी है और एक दूसरा भी ए बी है, तो पहले की मल्टीप्लाई a², दूसरे की मल्टीप्लाई b²। तो समझने के लिए सीधा आप समझ लें कि पहले टर्म का स्क्वायर कर दें और दूसरे टर्म का भी स्क्वायर कर दें, तो हमें डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, इसका जस्ट एक अपोजिट है रूल नंबर 5, इसे कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। वो क्या है, अगर आपको ए और बी का अनुपात दे रखा है, a/b, और कहें कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करें, तो डुप्लीकेट रेशियो में आप कर रहे थे स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में आप करेंगे अंडर रूट, वर्गमूल निकालेंगे दोनों का, स्क्वायर रूट ले लेंगे, a का स्क्वायर रूट रूट a और b का स्क्वायर रूट रूट b, और इन दोनों का रेशियो निकाल लें, तो जो निकल कर आएगा ये कह रहेगा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6 कह रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ये है कि अगर a और b में अनुपात दे रखा है, तो इसका अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो दोनों का क्यूब कर दो बस। ठीक, यानी 2:3 है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 8:27। सेम है इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जब यहाँ पे क्यूब कर रहे हो तो वहां पे क्यूब रूट ले लें आप, यानी a और b का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b। यानी अगर 8 और 27 है, इसका अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3, आंसर आ जाएगा 2:3। ओके, नेक्स्ट है इन्वर्टेंडो रूल। देखिए ये आपने 10th में या 11th में पढ़ा होगा, द प्रोपोर्शन इन विच एंटीसीडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्वांटिटीज चेंजेस देयर प्लेस। पलट दें आप, इस समझ रहे हैं, सीधी भाषा समझें, पलट दें। देखिए दो प्रोपोर्शन दे रखे हैं कि a/v इज इक्वल टू c/d। तो हम देखें मैथमेटिक्स की भाषा में सीधा गए कि अगर हम दोनों का इनवर्स ले लें तो ये भी तो बोल सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू d/c। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि a/b प्रोपोर्शन में है, इक्वल का मतलब प्रोपोर्शन में है c/d, और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि b/a भी प्रोपोर्शन में होंगे d/c के। समझ में आई बात, यानी अगर a/b समानुपात में है c/d के साथ, तब इन ये रेशियो पलटे, b/a भी समानुपात में होगा किसके, d/c के साथ। ठीक, अगला है अल्टरनेंडो। अगला क्या है, अल्टरनेंडो। इनके कहने का मतलब ये होता है कि अगर a/b समानुपात में है c/d के साथ, तब अल्टरनेट कर दें, c को यहां ले आए, a/c समानुपात में होंगे b/d के साथ। ये कैसे आया, इसको समझ लें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, a/b इज इक्वल टू c/d। तो यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a/c, c और b को आपस में इंटरचेंज कर लें, इज इक्वल टू b/d। और इसका मतलब क्या होगा, एक a/c ये रहा, इक्वल का मतलब समानुपात में है, b/d ये रहा। ठीक, समझ में आ गई होगी बात आपके, इसे कहते हैं अल्टरनेंडो। अगला होता है कंपोनेंडो। ये क्या होता है, देखिए अगर a/b बराबर है c/d के, यानी a/b समानुपात में है c/d के साथ, तब हम इसी को लिख सकते हैं कि a दोनों का जोड़ देंगे, अंश और हर जोड़ देंगे, a+b/b बराबर होगा c+d/d के। जो लेफ्ट में करेंगे वो राइट में करेंगे, यानी a, इससे क्या निकल के आया कि a+b का अनुपात b के साथ समानुपात में होगा c+d का अनुपात
डी के साथ। ठीक, ये कहलाता है कंपोनेंडो रूल। कंपोनेंडो रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो बड़े कहीं पर रेशियो बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाती है, तो वहां से ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक और कहलाता है डिविडेंडो। ये कंपोनेंडो का जस्ट अपोजिट है। कंपोनेंडो में हम लोग प्लस करते हैं, डिविडेंडो में इसी चीज को माइनस करेंगे बस। अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन इट इंप्लाइज a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक, और क्या हो जाएगा, a माइनस बी का रेशियो b के साथ, ये प्रोपोर्शन में होगा c माइनस डी के रेशियो d के साथ। ठीक, क्लियर हुई बात। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए 2:3 प्रोपोर्शन में है 4:6 के। ठीक, तब हमने अगर इसे डिविडेंडो रूल लगाया तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस 1 रेशियो b 3 समानुपात में होना चाहिए 4 c माइनस डी, यानी 4 माइनस 6 माइनस 2 अनुपात 6 बिल्कुल होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6 आएगा और बाह्य पद की और बाह्य पद से गुणा करें तब भी माइनस 6 आएगा। दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी ये चीज फॉलो कर रही है। अच्छा, अब अगर इन दोनों रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 को हम मिक्स कर दें तो रूल नंबर 12 बन जाता है, जिसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोनों को एक साथ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन वी कैन से दैट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और ये एकेडमिक सेक्शन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक, क्वेश्चंस में इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 13 क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शन क्या है। रूल नंबर 13 कहता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, इसे कहते हैं मध्यानुपाती। क्या कहते हैं, मध्यानुपाती हिंदी में। सीधी बात समझिए, अगर a और b एक अनुपात दे रखा है, 2 टर्म है इसके, तो मध्यानुपाती का मतलब है कि a और b के बीच में, ये a है ये b है, इन दोनों के बीच में एक कोई टर्म ऐसा है, मान लिया x है वो, कि a का x से अनुपात वही है जो x का b से अनुपात है। समझ में आई बात, यानी a का अनुपात x से वही है जो x का अनुपात b से है। कहने का मतलब ये हुआ कि a अपॉन x बराबर होगा x अपॉन b के। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो x स्क्वायर बराबर होगा ab, और x बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, विदिन रूट ab, अंडर रूट ab आ जाएगा निकल के। ठीक, एक है, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, इसे कहते हैं तृतीयानुपाती। क्या कहते हैं, तृतीयानुपाती। ठीक, तृतीयानुपाती क्या होता है, देखिए आपके पास एक प्रोपोर्शन रेशियो दे रखा है a:b। अब तृतीया नाम से ही समझ में आ रहा है कि थर्ड, तीसरी चीज होगी। तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा टर्म ऐसा है जिसका a का b से जो अनुपात है उस वही अनुपात b का x से है, यानी a अनुपात b बराबर है b अनुपात x से। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a अपॉन b बराबर है b अपॉन x से। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर अपॉन a। ठीक, अब अगर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहें तो जो रेशियो दे रखा है a:b, तो बाद वाले टर्म का स्क्वायर करें, पहले वाले से डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी जो कहलाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, देखिए मैंने सारे रूल्स आपके लिए इसी वजह से इकट्ठे करके रखे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, अब आप थोड़ा इसके नाम से आइडिया लगा सकते हैं, ये चतुर्थानुपाती चौथी चीज होगी। अब चौथी चीज होने के लिए हमें 3 टर्म पता होने चाहिए। हमारे मान लिया a है, b है और c है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि a, b और c का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। इसका मतलब ये है कि चतुर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म में कोई x होगा, वो कैसा होगा कि जो अनुपात a का b से है वही अनुपात c और x में होना चाहिए। ठीक, यानी a अनुपात b बराबर होगा c अनुपात x के, यानी यहां से a अपॉन कर सकते हैं
या फिर सीधे आप लिख सकते हैं कि बाह्य पद की बाह्य पद से गुणा, यानी ax बराबर होगा bc के, और यहां से हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा bc अपॉन a के। अगर डायरेक्ट इसको निकालना चाहें तो आप ये कहते हैं कि तीन जो संख्याएं दे रखी हैं तो इन बाद वाली दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करें आपस में, bc की मल्टीप्लाई a से डिवाइड करें तो आपके पास चतुर्थानुपाती मिल जाएगा। एक रूल नंबर 16 ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रथमानुपाती भी होता है कुछ। प्रथमानुपाती ये क्या होता है भाई? ये आपने सारे शब्द सुन रखे होंगे लेकिन बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है। प्रथमानुपाती क्या होता है? देखिए तीन वर्ड हैं, तीन टर्म है हमारे पास ए बी और सी। अब इनका प्रथमानुपाती जब चतुर्थानुपाती था तो चतुर्थ नंबर पे वो चीज रखी गई, फोर्थ नंबर पे। फर्स्ट प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट नंबर पे चीज रखी जाएगी। यानी पहली संख्या x इस प्रकार है कि x का रेशियो a से वही है जो b का रेशियो c से है, बस। यानी x रेशियो a समानुपात में है या इक्वल है, एक ही बात कह सकते हैं, b/c के साथ। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि cx इज इक्वल टू ab, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की मल्टीप्लाई बराबर होती है। यानी x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? ab अपॉन c। इसमें डायरेक्ट करना चाहें तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई c से डिवाइड करेंगे। ओके अच्छा, एक रूल नंबर 17, ये कोई रूल नहीं है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है। देखिए कोई अमाउंट है आपके पास कुछ भी, यहाँ पे r का अमाउंट उन्होंने दे दिया। अब r को हमें डिवाइड करना है m अनुपात n में, दो लोगों में डिवाइड करना है m अनुपात m में, ठीक। अब एक साथ में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 500 रुपये को डिवाइड करना है हमें 2:3 में। दो लोग हैं a और b, उनमें डिवाइड करना है 2:3 में, ठीक। तो तरीका ये होता है कि देखिए टोटल क्या है, m प्लस n है टोटल पार्ट, इसके पास m पार्ट जाएगा, इसके पास n पार्ट जाएगा, दोनों मिलाकर n पार्ट m प्लस n पार्ट हुआ। अब ये m प्लस n पार्ट किसके बराबर में है? r को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि r ही तो रुपए थे। यहां से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये 2 पार्ट लेगा, ये 3 पार्ट लेगा, 2 और 3 मिलाकर कितना हुआ? 5। तो ये 5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 500 को रिप्रेजेंट करना है ना भाई। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को रिप्रेजेंट करेगा। जब एक 100 को रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब a को मिला है 2 हिस्सा, तो a के पास कितना जाएगा? 2 हिस्सा, और 2 रिप्रेजेंट करेगा 200 को, और b के पास जाएगा 3 हिस्सा और 3 रिप्रेजेंट करेगा 300 को। तो यानी कह सकते हैं कि a को 200 मिलेगा और b को 300 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो a का पार्ट क्या आएगा? a को मिला है m हिस्सा, तो अब देखिए टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है m प्लस n r को, यानी एक हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा r अपॉन m प्लस n को। तो सीधा समझे, एक हिस्सा है r अपॉन m प्लस n के बराबर में, और a को मिला है m हिस्सा तो m से मल्टीप्लाई। b को एक हिस्सा होता है m प्लस r अपॉन m प्लस n, और b को मिला है n हिस्सा तो n से मल्टीप्लाई। बस फॉर्मूला बन गया हमारा। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लगा लिया जिससे कि हम कंसेप्ट को और बेहतर से क्लियर करें। हम लोगों का काम क्या है, हम लोग जैसा कि हमारे चैनल का नाम है क्योर कंसेप्ट, हम लोग कंसेप्ट को क्योर करते हैं। ठीक, हम लोगों को कंसेप्ट समझना है, ना हमें फॉर्मूला रटना है। बस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन जल्दी लगाएंगे हम उस पर फोकस करके चलते हैं। ये कंसेप्ट वो चीज होती है जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 18। देखें, इफ देर आर नोट्स ऑफ x रुपीज, y रुपीज एंड z रुपीज in a box in ratio m:n:r, then the total value of notes is r, then number of notes of x rupees। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बना के लिखा है, इसको आप क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको नहीं बता रहा हूँ वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि x रुपीज y रुपीज ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, और जनरली आपके पास 1 रुपया 50 पैसा समझ में आएगा। आगे चलते हैं इसके लिए। देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहां से आप बेहतर समझेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है। एक बॉक्स में 180 रुपए हैं, टोटल कितने रुपए हैं? 180 रुपए। वो 2:3:4 में है। कैसे? 1 रुपए का सिक्का जो है वो 2 की मात्रा में है, 50 पैसे का सिक्का जो है वो 3 की मात्रा में है, और 25 पैसे का सिक्का जो है वो 4 की मात्रा में है। रुपए टोटल है 180। अब देखिए, और ये सिक्कों की संख्या है, ये क्या है? ये सिक्कों की संख्या दे रखी है। अगर 2 सिक्के 1 रुपए के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए। सीधी बात समझे आप। प्लस
3 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 1.5 रुपए, यानी 3 का बटा 2 प्लस, और 4 सिक्के अगर 54 के हैं, 25 पैसे के हैं, तो कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा। ठीक, और ये सब रुपए मिलाकर कितने रुपए बन रहे हैं? 180 रुपए बनने चाहिए। ठीक, जोड़ दें सभी को, 2 और 1.5, 2 प्लस 1.5 कितना हुआ? 3, 3.5 और 1 4.5 रुपए, यानी 4.5। ठीक, या 4.5 को क्या लिख सकते हैं? 9/2, 9/2, ये 180 रुपए के बराबर है। यानी एक जो हमारा अनुपात है, एक यूनिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये कह रहे हैं कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 3 यूनिट थे, और ये 1 यूनिट ये है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के कॉइन, ये 3 यूनिट थे, और जब 1 यूनिट 40 है तो 3 यूनिट 120 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन ये है, रूल नंबर 19 है, लास्ट रूल है, कि अगर कई सारे अनुपात आपके पास दे रखे हैं, A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है P/Q बराबर है, और बहुत सारे रूल ऐसे हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे रेशियो बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? ये सबको ऐड कर सकते हैं, A प्लस C प्लस E प्लस P प्लस और भी जो कुछ है सब अपॉन में B प्लस D प्लस F प्लस Q और प्लस ऑल दैट। ओके, सभी को ऐड कर सकते हैं, ये आंसर इक्वल होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं आपके लिए, उन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एक सज्जन ने अभी कल, एक एस्पिरेंट थे, उन्होंने हमारे एक शॉर्ट पे कमेंट किया था कि सर आप रेशियो, प्रोपोर्शन और डाइस की एक क्लास करा दें, जिससे कि एग्जाम, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होने वाला है RTET, उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। तो उनके मैंने डाइस का तो नहीं करा पाया हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। कल आपने रिक्वेस्ट की थी सर, लेकिन आज टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 8 तारीख को आपका एग्जाम है, आपने जैसा बताया था। फिलहाल मैं आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास इसीलिए मैं लेकर आया हूँ कि आपकी कुछ मदद हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैंने आपकी कुछ मदद की है और आपको भी कुछ हेल्प हो जाए। और सबसे पहले तो मैं उनको बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और ईश्वर करे जल्दी सफल हो। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से है कि इफ A/B इज इक्वल टू 7:9। ठीक, सीधा दे रखा है कि A/B इज इक्वल टू 7:9, B/C इज इक्वल टू 15:7। ठीक, तब A/C क्या है? अब समझे, देखो B के नीचे मैंने B लिखा है क्योंकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, एक तो इसका सीधा यह तरीका है कि A/B का मतलब है A/B बराबर 7/9, और B/C का मतलब है B/C, ये 7/15/7, 15/7, B/C 15/7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, B से B कट जाएगा तो बचेगा A/C इज इक्वल टू 7 से 7 कट गया, 15/9 3 से डिवाइड कर दें, 5/3, ये रेशियो आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर आपका यहाँ से निकल आया। लेकिन ये तरीका सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही वैलिड है। अभी क्वेश्चन चेंज होंगे जब इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें जब रेशियो 3 या 4 पूछ लिए जाएंगे तब आप उसको यहाँ से नहीं कर सकते हैं। ठीक, तब उसके लिए मैं आपको एक कॉमन मेथड बता रहा हूँ जो दोनों में वैलिड होगा। देखिए, यहाँ पर A और B का रेशियो है, यहाँ पर B और C का रेशियो है, तो हम ये देख सकते हैं कि B यहाँ भी है और B यहाँ भी, यानी B की वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए। तो यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ B 9 दिखा रहा है, यहाँ पर 15 दिखा रहा है, तो हम ये करेंगे कि B को सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए हमें यह मालूम है कि अगर हम रेशियो के दोनों टर्म में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और इस टर्म में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A/B/C। कैसा? A आ जाएगा 5 की 7 से मल्टीप्लाई 35, 9 की 5 से 45,
15 के 3 से इसीलिए क्या 45 आया, तो बी एक ही बार लिखेंगे, बार बार तो लिखना नहीं है, 45 हो गया। H2 7 3 21। ओके, अब ये हमारा रेशियो आ गया तीनों का। हमें रेशियो फाइंड करना है सिर्फ ए और सी में, तो A H2C इज इक्वल टू बी को गायब कर दो, 35 H2 21, दोनों 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, तो 5 H2 3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इफ अच्छा तीनों दे रखे हैं कि P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात U के, और ये सभी क्या है 2:3 के बराबर में है। यानी ये कह सकते हैं कि P R और T की वैल्यू 2 के अनुपात में होगी, 2x या कुछ भी मान ले, और Q S और U की वैल्यू 3 के अनुपात में होगी। ठीक, हमें वैल्यू फाइंड करनी है MP NR OT। तो PRT देखिए, P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू तीनों फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू होगी 2। ठीक, तो यहां MP यानी M इंटू 2 प्लस N इंटू 2 और प्लस O इंटू 2, तो 2 को हम कॉमन कर ले लें। ठीक, अनुपात, फिर यहाँ पे MQNSOU, MQS और U दोनों लास्ट टर्म में, देखिए M और Q की वैल्यू 3 प्लस N R की S की वैल्यू 3 प्लस O S की वैल्यू 3, तो 3 तीनों से कॉमन ले लिया बाहर। अब ये दोनों में सेम है, कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा 2:3। ये यहाँ पर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमने आपको एक फार्मूला इससे पहले बता ही चुके हैं, फार्मूला का तरीका बता चुके हैं कि अगर 3 या 4 रेशियो जितने भी दे रखे हों और पहले टर्म में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाएं और लास्ट टर्म में कर दें, तो वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है x H2 y इज इक्वल टू 3:1। ये कह रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रेशियो फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से। देखें, एक्स क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 1/27 प्लस 1 26/28, 2 से डिवाइड कर देंगे 13/14। आंसर क्या आ गया 13/14। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 1/3y, y इज इक्वल टू 1/2z, देन x H2 y is to z। x by z में अनुपात निकालना है। अगर x बराबर दे रखा है 1/3y यानी y/3 और y बराबर दे रखा है z/2। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए x अनुपात y यहां से कितना हो जाएगा 1:3, y को अपॉन में लाएंगे, इसके यहाँ 1 बचेगा 1/3। ठीक, और y/z ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1:2। अब ये 1 है यहाँ पर, यहाँ y की वैल्यू 3 है, 1 से 3 बनाने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, तो यहाँ पर ये 1 और h3 ही बचेगा, और ये आ जाएगा 3:6। ये b है, ये a है, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक, तो x y z रेशियो क्या हो जाएगा 1:3:6। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए वो वही आ गया जो मैंने बताया था, 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपाती याद कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल याद करना है, यानी 0.12 का रेशियो 0.21 से जो है वही रेशियो होगा 8 का x से, अगर इनका चतुर्थानुपाती x है तो। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई बराबर होने चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा 0.21 इंटू 8 अपॉन 0.12। ये 21 और 12 कैंसिल हो गया, 3 4 जा और 3 7 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 7 इंटू 2 14। आंसर आ गया 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 60 to 100 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/3 1/2 1/2 H2 1/3 H2 1/5। इस रेशियो में
6200 6200 को डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो इस रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। तो हम 30 से तीनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तरीका होता है एलसीएम से मल्टीप्लाई करने में। जब यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6। इस रेशियो में बांटना है 6200 को। 15 और 6 21 और 10 31, यानी हमारे पास 31 भाग जो है वो 6200 के बराबर में है। तो एक भाग हमारा 200 के बराबर में होगा। जब एक भाग 200 के बराबर में है तो पहला भाग हो जाएगा 3000, दूसरा भाग हो जाएगा 2000 और तीसरा भाग हो जाएगा 1200। ठीक, 3000 2000 1200 ढूंढ कर ऑप्शन लगा दें आप। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों का अनुपात दे रखा है 3:4:7। तब अनुपात ए प्लस बी प्लस सी का सी से अनुपात ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दें 3 और 4 7 और 7 14 अनुपात सी से, सी क्या है 7। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 7 से दोनों में डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14 7 एकम 7 2 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां से क्या कह रहा है, इसको यहां लिखेंगे 3x बराबर 5y बराबर 4z। 3x बराबर 5y बराबर 4z। 3 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 5 3 15 चौक 60। एलसीएम आएगा 60। 60 से डिवाइड करेंगे तो x/20 इज इक्वल टू y/12 इज इक्वल टू z/15। ठीक, x बाई z में रेशियो आ जाएगा 20 12 15। 20 12 15 सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ये करेक्ट हो। देखिए कहा गया है इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स एंड ये दे रखा है कि a प्लस b √3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3, ये दे रखा है। तब a/b इज इक्वल टू, देखिए आप ये बात माने 1/2 माइनस √3 अगर है, इसका अगर जब इनवर्स निकालते हैं तो ये निकल कर आता है इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस √3। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तरीका ये होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो दोनों ऊपर। 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी। 2 प्लस √3 ऊपर बचा, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी 1 आ जाएगा। अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं तो आंसर आ गया 2 प्लस √3। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस √3, यानी a प्लस बी अंडर √3 इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर √3। सीधा यहां से अगर कंपेयर करें तो रियल पार्ट a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो रेशियो क्या आ गया a और b में 2:1। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। On mixing two classes A and B of students having average marks 25 and 40 respectively, the overall average obtained is 30. Find the ratio of students in the class A and B. ठीक, ये कह रहे हैं कि क्रमशः 25 और 40 औसत वाली दो कक्षाओं को, देखिए एक कक्षा A है और एक B है। A में औसत अंक 25 थे और B कक्षा में औसत अंक 40 थे। दोनों को मिला दिया तब जो कंबाइंड औसत आया, इनका कंबाइंड एवरेज आया वो आया है 30। तब ये कह रहे हैं कि जो मिलाने के बाद किस अनुपात में इनके छात्र रहे होंगे, यानी A अनुपात B निकालना है आपको। A और B के छात्रों का अनुपात, इसका सिंपल तरीका है, इसे कहते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड, डिफरेंस निकालें। 40 30 का डिफरेंस आएगा 10, 25 और 30 का डिफरेंस आएगा 5। बस यही अनुपात निकालने। 10:5 कितना होगा 2:1। 10:5 का मतलब क्या, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2:1, यही आंसर होगा। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 5:3। अगर 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें, यानी लड़के कितने कम हो रहे हैं माइनस का 50, और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाएं, लड़कियां 50 और आ रही हैं प्लस 50, तभी अनुपात हो जाता है 9:7, 9:7 हो जाता है। तो हमें यहां देखने से लग रहा है कि 3 में तो कुछ बढ़ना चाहिए, इस 3 वाले अनुपात में कुछ बढ़ना चाहिए। 3 से 7 हो रहा है, बढ़ भी रहा है। ठीक,
बढ़ भी रहा है देखने में, लेकिन 5 से घटना चाहिए, अब 5 से 9 हो रहा तो ये भी बढ़ रहा है। तो इसी रेशियो को हम चेंज करके ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, दोनों में 2 2 से मल्टीप्लाई कर ली, रेशियो में कर सकते हैं हम दोनों टर्म में, कर लिया। अब हमें दिख रहा है कि 10 से ये 9 हो रहा है तो कुछ कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है -1, और ये 1 ही बढ़ रहा है, यानी यहाँ भी सेम अमाउंट है और यहाँ भी अमाउंट सेम है। इसका मतलब हमारा जो 1 कम हो रहा है, यहाँ 50 कम हो रहे हैं, और यहाँ जो 1 बढ़ रहा है वो 50 बढ़ रहे हैं, 50 लड़कियां बढ़ रही हैं, यानी 1 यूनिट कहीं की वो 1 यूनिट जो है वो 50 के बराबर में है। ठीक, तब कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है? जब 1 यूनिट 50 के बराबर में है और लड़के कितने हैं? लड़के हैं ये 10:6 में है ना, लड़के हैं 10, तो 10 यूनिट बॉयज की पूछी गई है संख्या, बॉयज 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट किसके बराबर होगी? 500 के। 500 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है among 132 examinees of a certain school the ratio of successful to unsuccessful students is 9:2। ठीक, 132 बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल की बात हो रही है और यहाँ पे अनसक्सेसफुल की बात हो रही है। सक्सेसफुल इनमें थे 9 भाग और अनसक्सेसफुल थे 2 भाग। 4 और छात्रों को पास कर दिया गया, असफल छात्रों का सफल का अनुपात क्या, मतलब तब जो है रेशियो सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल क्या होगा। देखिए सीधे जल्दी से निकालें, 9 और 2 कितना हुआ? 11, यानी 11 भाग जो है वो 132 छात्रों के बराबर में है, तो 1 भाग 12 छात्र के बराबर में होगा, 11 एकम 11 और ये 12 बार। ठीक, 1 भाग जो है 12 छात्रों के बराबर में होगा, इसलिए 9 भाग जो है वो किसके बराबर होगा? 12 ने 108 छात्र, और 2 भाग बराबर होगा 24 छात्र के। ठीक, क्लियर हुई बात। अब ये कह रहे हैं कि 4 छात्र को और पास कर दिया गया, तो ये कितने हो गए? 112 छात्र पास हो गए। छात्र तो गिनती के उतने ही थे, और वो छात्र 4 कहाँ से आए होंगे? इसमें से आए होंगे, तो फेल कितने रहेगा? 20, 132 छात्र थे ना, तब अनुपात कितना हो जाएगा? 112 और 120 का अनुपात निकालना है, 112 और यही 20 का अनुपात निकाल लो। 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंजे, और ये आ जाएगा 28 बार, तो 28/5 यानी 28:5 अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 2 नंबरों के बीच में 5:4 का अनुपात है, 5:4 का रेशियो है। अगर पहले का 40%, 5 का 40%, 2 आ जाएगा। 5 का 40% कितना हुआ? 4 पंजे 20, और ये 0 और 20 वाला 0 कैंसिल, 2 बचा। 12 है, 2 का मान है 12 के बराबर में, यानी 1 का मान होगा 6 के बराबर में, और यहाँ तो दूसरा 4 है, तो 4 का मान हो जाएगा 6 से गुणा करो 24 के बराबर में, और 24 का 50% यानी आधा, 24 × 120 12 के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक, समझ में आ गई बात। अगला, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं ए और बी, आयु वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें इसको। वर्तमान आयु 1:2 के अनुपात में है। अगर इसकी अनुपात आय है 10 साल तो इसकी 20 साल, इसकी अगर 25 साल तो ये 50 साल। ठीक, 5 साल पहले यही अनुपात 1:3 था। ये कब की बात है? 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की बात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात क्या होगा? ठीक, 5 वर्ष पहले है तो आयु 5 वर्ष पहले कुछ कम रही होगी, अब यहाँ पे बराबर दिखा रहा है, तो इस रेशियो को हम थोड़ा सा बदल लें। अगर इसको हम डबल कर लें तो आ जाएगा 2:4। पहले ये 2 थी आयु, अब कितनी है? 1 है। यहाँ पहले 4 थी इसकी, अब कितनी है? 3 है, यानी ये भी 1 वर्ष कम दिखा रहा है और ये भी 1 कम दिखा रहा है, यानी यही जो 1 यूनिट है ये 5 साल पहले की बात बता रहा है, यानी यही 1 यूनिट 5 के बराबर में हो जाएगी। समझ में आई बात। तो पहले की उम्र रही होगी 10 साल और दूसरे की उम्र रही होगी 4 यूनिट यानी 20 साल। ठीक, यही तो हुई 10 साल और 20 साल। ये कब की बात है? 5 साल पहले की। तो आज कितनी होगी? आज होगी 15, और अगले 5 साल में क्या हो जाएगी? 20, और इसकी अगले 5 साल में क्या हो जाएगी? ये 5 साल पहले की है, 5 साल पहले वाले माइनस वाले,
और 5 साल ये प्लस करने हैं, यानी 5 साल वो पूरे करने के लिए तब आज पहुंचेंगे, और आज से 5 साल आगे की बात हो रही है, यानी 10 साल, वहां से 10 साल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगी 30। अब जब 20:30 निकालेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 180, द स्मॉलर नंबर इज। वो कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं वो 4:5 में है, 4:5 में है, और उनका एलसीएम जो दे रखा है, वो 180 दे रखा है। पहले तो आप ये एक बात को ये समझ रहे हैं अच्छे से कि एलसीएम जब भी दिया होता है इसका मतलब वहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। ठीक, एलसीएम में अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो तुरंत ही कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं होता। अब अगर ये 4x है तो ये कितनी होगी, 5x होगी, सीधी सी बात, x दोनों में कॉमन रहा होगा। इनका अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो वो क्या आएगा, x दोनों में कॉमन है और साथ में आएगा 4 × 5, और यही बराबर है 180 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/20 यानी 9, x की वैल्यू आ गई 9। छोटी संख्या कितनी है, 4x है, तो छोटी संख्या ये 4x है, तो 4 9 36 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो आपने ऐसा लगा लिया फॉर्मूले से। अब आपको डायरेक्ट बता दूं ट्रिक, वो क्या होगी, जब कभी भी दो संख्याएं अनुपात में दे रखी हो और उनका एलसीएम दे रखा हो तो उस अनुपात की मल्टीप्लाई करें। जैसे 4:5 दे रखा है, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करें 20, और 20 जो 180 दे रखा है उससे इसको डिवाइड कर लें। ये आ जाता है रेशियो मल्टीप्लायर। ये क्या आ जाता है, रेशियो मल्टीप्लायर 9। अब 9 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। एक संख्या होगी 36, दूसरी संख्या होगी 45, बस ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, ए बी और सी की आय अनुपात 3:7:4 है। ए बी और सी इनकी आय है इतनी 3:7:4, ये हो गई आय। ठीक, और खर्चा कितना है, 4:3:5, ये व्यय है यानी खर्चा। ए 2400 की आय में ए की आय 2400 इन्होंने बता दी, यानी 3 भाग 2400 के बराबर में है, तो आप कह सकते हैं कि 1 भाग 800 के बराबर में होगा। और 300 बचाता है, ठीक है, 2400 आय है, 300 बचाता है, यानी 2100 खर्च करता है ए, और ए का खर्चा दे रखा है 4, यानी हमारा 4 भाग जो है वो 2100 के बराबर में है खर्च के रूप में। तो 1 भाग बराबर होगा कितना, 4 पंजे 20, 10 4 दूनी 8 और 2 4 पंजे 20, 525 के बराबर में होगा। ठीक, पूछा है बी और सी की बचत कितनी है। बी और सी की बचत कितनी है, देखो 800 मल्टीप्लाई आया है हमारी आय का, मल्टीप्लाई कितना आया 800, तो सीधे जल्दी से निकालेंगे 800 मल्टीप्लाई 8 7 56, 5600 रुपए इसकी आय हो जाएगी और ये 3200 रुपए इसकी आय हो जाएगी। ठीक, 525 इसका मल्टीप्लायर आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1575 ये खर्च करता है और 2625 ये खर्च करता है। बस इसको माइनस कर लो, 5600 में से 1575 घटा दो, तो 1600 अगर माइनस कर देंगे 40, 4000 और 25 और 4025 एक का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखा, सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4025 दे रखा है, दूसरा हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन फिर आ गया। एक बॉक्स में 420 सिक्के हैं, एक रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य है 13 रुपए, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 11 रुपए और 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 7 रुपए। ये दे रखा है, ये सिक्कों का मूल्य है। जब 13 रुपए हैं और 1-1 रुपए के सिक्के हैं तो इसमें कितने सिक्के होंगे, टोटल 13 सिक्के होंगे। ठीक, 50 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 11 दूनी 22, 2 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 20 पैसे के सिक्के हैं,
तो 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? 5 सिक्के। तो 7 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? 35 सिक्के। यहाँ 35 से ऐड कर लो। ये टोटल क्या आ गई? सिक्कों की संख्या। तो टोटल सिक्कों की संख्या आ गई ना, कॉइन्स। और इतने सिक्के किसके बराबर में होंगे? 420 के, क्योंकि टोटल सिक्के 420 हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 22 और 13 35 और 35 70, यानी 70 हमारा जो है वो 420 के बराबर में है। ये हमारी 1 यूनिट जो है वो 7 छंग 6 के बराबर में हो जाएगी। ठीक, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 22। ठीक, क्योंकि ये 11 सिक्कों की संख्या नहीं है, ये रुपए हैं। इतने रुपए। इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ होती है, जल्दबाजी में आप सीधे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर, लेकिन नहीं, क्योंकि 11 रुपए हैं। अब 11 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपए में 22 सिक्के, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 रुपीज 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन्स, 6 इंटू 22, आंसर आ जाएगा 132। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के लगा लें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, देयर आर 2 to 5 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इन दैट ऑर्डर इज 8:5:3 रेशियो। ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है, और ये 25 पैसे का सिक्का है। 225 टोटल रुपए हैं। जब अब देखो, समझो बात को, अब रुपए निकालने हमें, रुपए कितने बनेंगे, सीधे समझे बात को। 8 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने रुपए बने? 8 रुपए। प्लस 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए बने? 2.5 रुपए। प्लस 3 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने रुपए बने? 75 पैसे। 1 रुपया भी नहीं बना पूरा, क्योंकि 4 सिक्के अगर होते तो 1 रुपया बनता। ठीक, ये आगे क्या, इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं। और इतने रुपए किसके बराबर में होने चाहिए? 225 के। जरा सबको जोड़ लेंगे, 8 और 2 10, 10.5, और ये 11.25, और ये इक्वल हो जाएगा 225 के, यानी 1 यूनिट इक्वल हो जाएगी 225/11.25। ठीक, 1 यूनिट। और कॉइन्स पूछे गए हैं, 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के थे? 8 सिक्के थे, तो 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 8 सिक्के, तो इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 225/11.25 इंटू 8। ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 25 से डिवाइड करो, 25 नेमा 225, और अपॉन 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 से भाग करेंगे 160, आंसर आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल क्योर कंसेप्ट को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें दें। थैंक यू।